नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो। आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ का खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में हम आम जनता से जुड़ी हुई बातों पर, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर स्टूडियो में आमंत्रित मेहमानों के साथ चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों का कोई हल निकले। इसी क्रम में आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो प्रदेश के कांग्रेस के एक मंत्री ने महंगाई के बारे में, जिससे आम जनता त्रस्त है, कमर टूटी हुई है, उस पे बयान दिया है कि महंगाई जो है वो जवाहरलाल नेहरू जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा लाल किले से दिए गए भाषण के कारण ये महंगाई बढ़ी है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो जुड़े हुए मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ जो जुड़े हुए मेहमान हैं वो नितिन दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उसके बाद हमारे साथ जो जुड़े हैं पूर्व विधायक माननीय राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, और जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक, पूर्व विधायक श्री शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं तीनों का स्वागत करता हूं। और हाँ, सबसे पहले मैं शंकर लाल तिवारी जी के पास आना चाहता हूं। तो तिवारी जी, आप बताएंगे कि आपके पार्टी के पूर्व मंत्री ने यह कहा है कि ये जो महंगाई है जिससे त्रस्त है आज प्रदेश की जनता, वो पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के कारण बढ़ी हुई है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? वस्तुस्थिति ये है कि इसका सही उत्तर सारंग से ही, अगर उनके बयान को इनलार्ज करके इस भाव में उन्होंने कहे, इस भावना से उन्होंने और ये चर्चा की, इसका उत्तर तो सही देंगे। पर विश्वास सारंग जी ने जो बात कही है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के मित्रों को कचोटने वाली हो सकती है, पर कहीं न कहीं उनका मेरा उद्देश्य था आज की महंगाई की बात के अन्य कारण भी है, कोरोना एक बड़ा कारण है। पर अगर बुनियाद में अपन जाए कि किसी मीनार की बुनियाद एकदम से ऊपर जब गई मंजिलों पे तो टेढ़ी क्यों हो गई, कमजोर क्यों हो गई? और देश में 50 वर्ष तक कांग्रेस ने राज किया, 50-60 वर्ष जो भी हो गिनती में, उस समय पर आखिर हम कर्ज पर ही क्यों जीते रहे? हमारे ऊपर ये तमाम हजारों लाखों करोड़ों रुपए का विदेशी कर्ज और उसकी ब्याज, हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश था, अपने मेहनत की कमाई से लोग खाते जीते थे। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया माना जाता था, और आजादी के 60 वर्षों तक हम सिर्फ कर्ज लेते रहे और घी पीते रहे। अगर बुनियाद की बात है और आप बुनियाद में जाएंगे तो कहीं न कहीं ये पाएंगे कि शुरुआती दौर पर महात्मा गांधी की इच्छा के बावजूद और देश की जो वास्तविक स्थिति धरातल थी उसके बावजूद हमने लघु उद्योग धंधों और कुटीर उद्योग और इसके अलावा कृषि, इन चीजों को हमने महत्व नहीं दिया। और आजादी के तुरंत बाद जब आदरणीय नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, अब आपने डिबेट रखी इसलिए मैं अपनी ओर से बात कर रहा हूँ। सारंग जी की बात का उत्तर तो सारंग जी देंगे, पर मुझे अच्छा अनुभव कानून जी इस बात का, इसलिए अन्यथा नहीं लेंगे मेरे कांग्रेस के मित्र भी। मैं इमरजेंसी से जेल से छूट के आया और जेल से छूट के आने के बाद पहली बार 24 साल का था
मुझे ऑल इंडिया रेडियो रीवा से एक पत्र मिला कि आपको एक परिचर्चा में शामिल होना है, और परिचर्चा है देश की बेरोजगारी और देश के उद्योग धंधे। उस परिचर्चा में शत्रुघ्न सिंह तिवारी एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, मंत्री थे, यशस्वी नेता थे। वो गए थे एक डिग्री कॉलेज, साइंस कॉलेज रीवा के, और मैं तो जब मैं उस चर्चा में जाने लगा, नया लड़का था, तो मैंने इधर उधर की किताबें, पुस्तकें और कुछ विद्वान लोगों से संपर्क किया। उस समय मुझे पता चला कि नेहरू जी प्रधानमंत्री होने के बाद विदेशों से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने देश के अंदर देश को अपने आत्मबल, अपने मैंने देश की परिस्थितियों के आधार पर खड़ा करने के बजाय उन्होंने आधाधुंध विदेशी दौरों में जहां वो जाते थे वहां उन्होंने एग्रीमेंट किए, समझौते किए और बड़े कल कारखानों की जो योजना थी वो लाए। ये सच है कि उसमें कई बड़े कल कारखाने, भिलाई इस्पात है, अपने भोपाल का है, ये कुछ कारखाने 2, 4, 6, 10 ऐसे हैं जो चले, फायदे में भी रहे, उन्होंने देश के अंदर बड़ा काम किया। और मुझे अच्छे से याद है कि उस समय 365 विदेशी उद्योग, विदेशी कल कारखाने देश के अंदर लाए गए। और इतने नहीं, उसको वहां जो मशीनें बेकार हो गई थी, जो कारखाने बेकार हो गए थे, उन्होंने हमको वो मशीनें और कारखाने पकड़ा दिया। 365 में 5, 7, 10 को छोड़ करके बाकी इसके सब के सब उस समय जो भी उद्योग लगाए गए बड़े, उन बड़े उद्योगों को फेल्योर होना पड़ा। आज उनका शुरुआती तौर पर हमारे ऊपर हजारों करोड़ का, अरबों का खर्चों का। तिवारी जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस को कब तक हम जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, जबकि इतने लंबे कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बनी हुई है, चल रही है। मोदी जी जिसके आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, तो आखिर हम कांग्रेस को कब तक कोसते रहेंगे कि इसके कारण ही सब कुछ हुआ है? मैं कोसने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको शुरू में कहा है कि सारंगी ने जो बयान दिया है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, किस भाव से उन्होंने दिया, उस भाव को यदि हम समझे तो मैं उसकी डिटेल दे रहा था कि ये जो कल कारखाने विदेशों से लाकर के यहाँ लगाए गए, उसके कारण हमारी पूंजी का ह्रास हुआ और हम बकायदे कर्जे में चले गए। कोई भी प्रधानमंत्री नया आया, जब उसे लाखों करोड़ का कर्जा मिलेगा तो निश्चित रूप से आगे की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी। तात्कालिक कारण क्या है, जैसा आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि अटल जी की सरकार में महंगाई घटी थी। अटल जी की सरकार में और अभी मोदी जी की सरकार में भी महंगाई की दर घटी थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय कुछ महंगाई घटी और कभी बढ़ी, ये परिस्थितियां अलग है। पर बुनियादी रूप से यदि हमने आजादी के तुरंत बाद जो 50-60 वर्ष हुए, उसमें कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, छोटे छोटे उद्योग, छोटी छोटी सिंचाई परियोजनाएं, अगर हम ये सब काम किए होते तो देश की आज की आर्थिक स्थिति अलग होती। और इस नाते आप भी देख लीजिएगा। मैं आपके पास फिर से आता हूँ तिवारी जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। एक सब आखिरी एक सब, ये तो पूरा तो पैकेज नहीं बन पाएगा मेरे विषय का। और इसलिए सारंगी ने, मुझे लगता है, कहा है लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। बिल्कुल, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। मैं आपके पास फिर से आऊंगा, माननीय चौधरी जी के पास आना चाहता हूं। चौधरी जी, तिवारी जी ने अभी जो भी चीज़ें गिनाई, जो बातें गिनाई हैं कि जिसके कारण से देश में जो है लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, तो सदियां हैं जो सजा पा रही हैं। अब ये सजा कैसे कम होगी, क्या आपके पास इसका कोई फार्मूला है? पहले तो जिस विषय पे आपने कानूनगो साहब चर्चा रखी है, वो विषय भाई विश्वास सारंगी से ताल्लुक रखता है। तो उन्होंने नेहरू जी के बारे में ये कहा कि नेहरू जी के वजह से देश में महंगा। अव्वल तो मैं ये कहना चाहता हूँ, न तो विश्वास सारंगी इस योग्य हैं कि नेहरू जी के बारे में कोई वक्तव्य दें,
अब आदमी को अपने कद के अनुसार, आप अगर सूरज की तरफ दिया दिखाएंगे तो क्या होगा, आप आसमान की तरफ अगर मुंह करके थूकेंगे तो थूक आपके मुंह में आएगा। मेरा कहना यह है कि विश्वास सारंगी को पहले अपनी संस्थाओं से पूछना चाहिए कि वो किस विषय में वक्तव्य दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। इस देश में, अब मैं आता हूँ आदरणीय तिवारी जी की बात। तिवारी जी ने साफ तौर पर खुले मन से स्वीकार कर लिया है कि ये उनका व्यक्तिगत वक्तव्य था और उसके बारे में वही जवाब देंगे कि शायद उन्होंने कुछ उसके लिए खंडन भी। अब मैं आता हूँ आदरणीय तिवारी जी, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं और उनको मुझसे ज्यादा तजुर्बा है। उनका कहना यह है कि कर्ज लेके घी पीते रहे आदरणीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी। तो मैं उनसे इस विषय में बात करना चाहता हूँ कि इस देश में जब आजाद हुआ 1947, तब जब दुनिया पूरी अभियांत्रिकी की तरफ जा रही थी, बड़े बड़े बांध की तरफ जा रहे थे, कि सिंचाई के लिए बात की जा रही थी, तब वही विजन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उन्होंने भारत में IITs की स्थापना की, उन्होंने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना की और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भले ही पाकिस्तान हमारे बराबर ही पैदा हुआ उस समय, लेकिन वो शून्य रहा। लेकिन नेहरू जी की बुद्धिमत्ता थी कि उन्होंने दुनिया से कदम मिलाने के लिए भारत के युवाओं के लिए अभियांत्रिकी पे और सिंचाई पे बेहद ध्यान दिया, तभी बड़े बड़े बांध बंधे। अब आदरणीय तिवारी जी की बात पे आता हूँ। साहब, इतनी महंगाई का दोष कांग्रेस को है। श्रीमान, आपकी भी NDA की सरकार रही, उससे पहले आप जनता पार्टी में सहभागी रहे पूरे तरीके से, और वर्तमान में आप हिंदुस्तान में 7 वर्षों से आपका साम्राज्य स्थापित है दक्षिण पश्चिम। एक बात समझ में नहीं आ पा रही है कि आपकी अगर योग्यता थी, या मैं कहूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब की योग्यता थी, तो जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब पेट्रोल जो है 59 रुपए था, आज वर्तमान में 112 रुपए लीटर। उस समय डीजल करीब 52 रुपए या 50 रुपए था, आज डीजल 99 रुपीज पर लीटर है। गैस का सिलेंडर 350-400 रुपए का था, और वर्तमान में तो अब आप अगर खरीदते ही होंगे तिवारी साहब, मैं समझता हूँ 1100-1200 का पड़ रहा होगा। तो मैं 60 वर्षों की महंगाई पे जाऊं तो महंगाई इतनी रही, तो मैं घी कर्ज लेके घी पीने वाले को अच्छा बताऊं, या अपने यहाँ की सभी एसेट्स जो टेक्निकली थे, जो देश थे, LIC थे, हवाई जहाज थे, जितने एयरपोर्ट थे, जितनी पेट्रोलियम की कंपनियां थी, जिनको बेचने का काम आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कि मैं अब छोड़ूंगा नहीं, सब बेच डालूंगा। तो कौन सा पुत्र अच्छा मान रहे हैं आप, जो कर्ज लेके घी पी रहा था और आपको तरक्की दे रहा था, या वो प्रतिष्ठित और योग्य व्यक्ति जो पूरे भवन को, बड़े बड़े उद्योगों को नीलाम करना चाहता है, अंबानी को और अडानी को? तो ये आप ही तय करें और ये देश की जनता तय करे कि इसमें कौन बेटर था। अगर मोदी जी ये जो 6 वर्षों से बेचने का काम कर रहे हैं, कोयला खदान बेच देंगे, हीरा खदान बेच देंगे, प्राइवेटाइजेशन पूरा कर देंगे, एयरपोर्ट बेच देंगे, रेलवे स्टेशन बेच देंगे, तो मेरे भाई ये पूंजीगत जो व्यवस्थाएं थी, जो एसेट 70 वर्षों में कांग्रेस ने बनाए बड़े बड़े, आप ये इतना नेक काम क्यों कर रहे हैं देश को, ये बेचने का कारोबार करने लगे आप? तो कौन सा पुत्र अच्छा माना जाए, ये जो घर की जायदाद बेच खाएगा वो, या जो कर्ज लेके घर की स्थिति को संभाल के रखेगा वो? बिल्कुल सही, ये आप पे प्रश्न जाता। बिल्कुल सही आपने कहा है। नितिन दुबे जी के पास आना चाहता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नितिन दुबे जी, आपने दोनों की बातें सुनी हैं, दोनों माननीय की बातें सुनी हैं, तो आप क्या इस बारे में कहेंगे? क्योंकि ये नेहरू जी की नीतियों के कारण जो है, या नेहरू जी के कारण महंगाई बढ़ी है, या कोई और कारण है जिसके कारण महंगाई बढ़ी है? क्योंकि ये माननीय मंत्री जी का एक बयान आया है, उस पर ये बात हुई है। सुन पा रहे हैं आप मेरा? जी हाँ, सुन रहा हूँ जी। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि
कोई देश के पहले प्रधानमंत्री के विषय में आज का एक स्टेट का मंत्री ऐसा कहे, ये सबसे दुर्भाग्यजनक बात है। मैं केवल इसमें दो बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले धार्मिक बात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संस्कार और धर्म की बात करती है, तो दो बातें कहना चाहता हूँ। धार्मिक दृष्टिकोण से किसी भी मृत आत्मा के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, उनको क्रिटिसाइज करना, ये धार्मिक रूप से पितृदोष का कारण बनता है, व्यक्तित्व खुद के चरित्र खराब करने का कारण बनता है। एक बात तो ये है, ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिबेट तो राजनीतिक है। धार्मिक बात इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो टीका, कमंडल और धर्म, संस्कार और इस तरह की जो बात करती है, उस कारण कह रहा हूं। अब दूसरी बात आप समझिए, राजनीतिक बात। तो राजनीतिक रूप से आप देखिए कि आप भी लाल किले पर झंडा फहरा चुके हैं, तो आपने लाल किले से ऐसी कोई बात क्यों नहीं कही जो नेहरू जी की बात को काटते हुए देश को विकासशील रास्ते पर ले जाए? ये लाल किले से ईश्वर ने आपको भी हक दिया था बोलने का, लोगों ने, जनता ने आपको हक दिया था कि आप लाल किले से बोलें। 7 साल से आपकी सरकार है, 15 साल से 17 साल से पांव वाले भैया जो है, बहुत जमीनी नेता है शिवराज जी मध्य प्रदेश के, वो हैं। आज अवैध शराब भी मध्य प्रदेश में बिक रही है, जंगलों की कटाई भी हो रही है ना, सब काम हो रहे हैं। अब ये जो डिबेट तो आपने ठीक रखी है, लेकिन जो मंत्री जी ने आपत्तिजनक कहा है, उन्होंने पहले भी कहा नेहरू जी के लिए। अब चुनाव आ रहे हैं, आप जानते हैं सभी लोग, चुनाव आ रहे हैं, तो इस तरह के बयान जो है राष्ट्रीय स्तर पे हाईलाइट हों और डिवाइड हों, लोग वोट बैंक बढ़े, तो ये बातें नेता करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की वाली बात नहीं है, ये सब होता है। पहले भी विश्वास भाई ने कहा है कि नेहरू जी की सिगरेट जो है विदेश से आई थी, हेलीकॉप्टर गया हवाई जहाज लेने, है ना सर, ये भी हमने सुना। तो आपका भी विदेश से बहुत कुछ आया था, आप कैसे निकले बाहर ये भी हमें पता है ये भी हम जानते हैं, लेकिन खैर ये बातें तो अलग हो गई। इसमें जो है सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो देश है वो पिछले विकास और पिछले महापुरुषों के जो कारण हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, नेहरू जी रहे या इंदिरा जी रही या राजीव जी रहे या अटल जी रहे, जो अच्छे विचारधारा के नेता थे, जो भारत को बुलंदी पर ले जाना चाहते थे, उन्होंने जो काम किया है उस काम से आगे आज के नेता निकलना चाहते हैं, आज के प्रधानमंत्री, आज के राजनीतिक दल जिनके हाथ में कमान है। तो देखिए शहर बदलना, अब उनको ये भी मिशन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था कि जो इंदिरा जी या राजीव जी या क्या बोलते हैं नेहरू जी के नाम पर जो चीजें थी उनका हटाया जाए, वीर सावरकर के नाम से, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, और जो भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की विचारधारा पे यकीन रखते थे उनके नाम को फैलाया जाए। जैसे एक शिवराज जी की विधानसभा में कई गांव हैं, जैसे नसुल्लागंज, सहायगंज, तो वो चाहते हैं कि साहब सहायगंज में भी एक नाम बदल दिया जाए उसका, जहाँ जहाँ गंज लगा है जो मुस्लिम की बात आती है। तो इस तरह की जो बयान है वो चुनाव के वक्त नेताओं को देना, क्योंकि मुद्दा अब क्या होना चाहिए, मुद्दा नेहरू जी नहीं होना चाहिए, मुद्दा ये होना चाहिए कि देश की जो है बेरोजगारी कैसे खत्म होगी। देश जो है कोरोना काल से इतने गंभीर संकट से, त्रासदी से निकल के बाहर आया है। एक तबका बहुत बड़ा देश का 60-70% जो है मध्यम वर्गीय है, गरीब भी है ना, वो कैसे इस देश से बाहर आए, कैसे हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा पाए, इस टाइम में हम कितनी लोगों की मदद करें। दोनों ही दल को बैठकर विधानसभाओं में, संसद में इस तरह की नीतियां बनाना चाहिए। नेहरू जी ने क्या किया, वीर सावरकर ने क्या किया, दीनदयाल उपाध्याय ने क्या किया, ये सब जो बातें हैं वो समय नहीं है, वो पुस्तक में बंद लोग महापुरुष हैं, वो तो अपना नाम कमा गए। इस दुनिया में जो बात करते हैं नेता, जो महापुरुषों के लिए, या जो लोग देश के पूर्व प्रधानमंत्री जैसे इतने बड़े पदों पर भारत के रहे, भारत माता का जो प्रधानमंत्री बना है, तो भारत माता ने या ईश्वर ने उसको निर्णय लेके ही बनाया होगा, चाहे मोदी जी हो या नेहरू जी हो, ईश्वर की उसकी देन रही होगी, उसकी मेहनत रही होगी। लेकिन आज आप इतने सालों बाद उनको अशब्द बोल रहे हैं, तो आप ये देखिए कि विश्वास सारंग हो या XYZ कोई भी मंत्री हो, और राकेश भाई साहब ने जो बात कही कि नेहरू जी का लेवल क्या था और आपका लेवल क्या है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नेहरू जी को गलत कहने वाले नहीं हैं, या गांधी जी को या इंदिरा जी को। वहाँ एक छोटे से एक प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनको गलत नहीं कहते। एक प्रदेश का मंत्री अगर ऐसा का है तो ये स्वाभाविक एक राजनीतिक बयानबाजी है, अपने आप को टीवी पे लाने के लिए
क्या हो रहा है कि मंत्रियों में आज की उतावलापन भी है। किस तरह से हम हेडलाइन बने खबरों में, किस तरह से हमारी हाईकमान के पास ये रिपोर्ट पहुंच जाए कि वाह साहब क्या बयान दिया आपने, तो तहलका मचा दिया। तो इस तरह की जो विचार हैं, उनके पास पॉलिसी नहीं है कि जनता को हम कैसे इस संकट से निजात दिलाएं, जनता को हम कैसे रोजगार की तरफ आगे बढ़ाएं, संसद में हमें क्या चर्चा करनी चाहिए। आप देखिए कि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए संसद और विधानसभाओं पे खर्च होता है, वहाँ विकास की बात नहीं होती है। एक दूसरे पर नेता कागज फेंक कर जो है कालिक पोत कर दूर हो जाते हैं। बिल्कुल नितिन जी, इस तरह से जो राजनीति चल रही। बिल्कुल नितिन जी। तिवारी जी, नितिन जी का ये कहना है कि ये बयानबाजी सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए की है। क्या कहेंगे आप इस बात पर? तो पहली बात ये है कि नितिन जी की पूरी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी, शायद राकेश जी को भी नहीं सुनाई दे रही थी, तुमने इशारा किया और आपने जो एक्सप्लेन किया है। नितिन जी का अपना सोचना है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए, और नेता लोग कोई बात कहते हैं ये सभी पर लागू होता है कि एक पर लागू नहीं होता है। राजनीति में काम कर रहे हैं तो सुर्खियों में रहना, चर्चा में रहना, ये स्वाभाविक उसका अंग है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात का कहीं न कहीं आदरणीय राकेश जी ने समर्थन किया। मैं बुनियादी रूप से ये कह रहा हूँ, मैं वर्तमान समय में नेहरू जी का नाम क्यों लिया गया, क्या किया गया। मैंने कहा कि विश्वास जी ने अगर लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, क्या बुनियाद ही गड़बड़ की गई आजादी के जो शुरुआती 15-50 वर्ष थे उन वर्षों में, और इस कारण से तमाम प्रकार की दिक्कत हुई। आज अपन दुनिया भर की चीजों की महंगाई की बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम की। मुझे एक बात बता दीजिए, कौन सा ऐसा प्रकल्प था जो आजादी के बाद लगाया गया और वो फायदे में रहा? राकेश जी ने स्वयं इस बात को कहा कि दुनिया आगे बढ़ रही थी। अरे भैया, अलग अलग देश की अलग अलग जरूरतें थी। हमारा देश मैन पावर का देश था, हमारा देश कृषि प्रधान देश था। महात्मा गांधी की भी जो योजना थी, ग्राम स्वराज, ग्राम राज, ग्रामों में कुटीर धंधों का जाल फैलाया जाना और छोटे उद्योग लगाए जाना, छोटी सिंचाई परियोजनाओं से तत्काल किसानों को लाभ दिया जाना, एक बाढ़ सागर परियोजना थी इस देश में, वो 35 साल में पूरी हुई पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में, और 77 में जनता पार्टी के टाइम में वो बाढ़ सागर परियोजना की बात आई। और बिल्कुल मैंने यही कहा, सही है तिवारी जी, कानून को जी समय की पाबंदी है। मैं एक बार आखिरी में चौधरी साहब से मैं उनकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? दोनों की बातें आपने सुनी हैं, आप आखिरी में क्या कहेंगे? कहीं ये अति उत्साह में दिया गया बयान तो नहीं है उनका? उनके बयान पर ज्यादा टिप्पणी करने से मैं उनको ज्यादा वजनदारी नहीं देना चाहता जी। विश्वास सारंगी को जो मुझे कहना था वो कह दिया, लेकिन मुझे डिबेट में भाई नितिन दुबे जी के प्रखर वक्ता के रूप में सुनने को मिला, जो उन्होंने फैक्ट के आधारित कहा है, और आदरणीय तिवारी जी भी बहुत कुछ हद तक फैक्ट के नजदीक बोले और ये बात बोले। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे इंदिरा सागर हो, चाहे संजय गांधी हो, चाहे ताप विद्युत गृह हो, चाहे तवा प्रोजेक्ट हो, और आप जिस बाण सागर की बात कर रहे हैं आदरणीय जी, वो शिलान्यास जरूर हुआ था जनता पार्टी के समय, लेकिन उसका निर्माण पूरा कांग्रेस के समय हुआ। आपने अभी 15 वर्षों में उसकी कैनाल बनाई है बस। मध्य प्रदेश में दूसरा बांध नहीं बना, कोई नए बड़े उद्योग धंधे स्थापित नहीं हुए। इसलिए आपको विचार करना चाहिए, जो महंगाई बढ़ रही है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, सोच जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं है। जब तक आप प्रोग्रेसिव सोच नहीं रखेंगे तब तक प्रदेश और देश तरक्की नहीं करेगा। बिल्कुल, जब तक प्रोग्रेसिव कोई स्टेप नहीं उठाया जाएगा तब तक जो है महंगाई कहीं से कम होने की नहीं है। आज की डिबेट में हमने ये देखा कि किस लेवल से बयान दिया जाता है, किस लेवल के आदमी के लिए और उस व्यक्ति के लिए बयान दिया गया है जो इस संसार में नहीं है।
तो दोनों बातें हमने देखी। और महंगाई तो अपनी जगह पर है ही, उसका कोई अंत हो नहीं रहा है, लगातार महंगाई बढ़ रही है। जनता को स्वयं तय करना है कि कांग्रेस की वजह से महंगाई बढ़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है और सरकार चला रही है उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। ये जनता स्वयं तय करे, हम जनता पर छोड़ते हैं। और आज की बहस को यहीं हम विराम देते हैं। आप लोग चौधरी जी, तिवारी जी, नितिन दुबे जी जो जुड़े हमारे साथ, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और पब्लिक एजेंडा कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ के शेष कार्यक्रम। नमस्कार।